ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हार्डी-सूजन रूल सीखा था और वहाँ मैंने आपको 3 मेन बातें बताई थी। तो बड़ी क्विकली रिव्यू कराता हूँ आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हार्डी-सूजन रूल मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। उसमें आपको पहली बात बताई थी कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके कोagulation के लिए हमें पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होता है। पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके कोagulation के लिए हमें नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होता है। जिस आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होता है उसके कोagulate करने की पावर ज्यादा होती है और minimum concentration in millimoles per liter required to cause coagulation in 2 hours is known as coagulating value. तो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोagulation पावर ज्यादा होगी उसकी कोagulation वैल्यू कम होगी। पावर ज्यादा वैल्यू कम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करते हैं, उसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन ओवर हियर, which of the following ion have highest coagulation power for AS2S3 salt? Okay, so option A is Cl minus, option B is SO4 2 minus, option C is phosphate ion, and option D is Na plus. This is the question. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम हार्डी-सूजन का सेकंड रूल तो बहुत आसानी से याद रख लेते हैं दैट द आयन हैविंग मोर चार्ज हैज मोर कोagulation पावर। बट हम पहली बात भूल जाते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन के कोagulation के लिए नेगेटिव है और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन के कोagulation के लिए पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से सवाल गलत हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। याद आएगी वाली बात? मैंने आपको लास्ट क्लास में चार्ज वाली टेबल बोला था दिमाग में सेट करने के लिए। यहाँ देखो Yes sir, oxides or sulfides. तो मेटालिक सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, so it is AS2S3 is नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो ऑब्वियसली इसके कोagulation के कौन सा आयन चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इंप्लाइज पॉजिटिव कोagulating आयन इज नीडेड। और ध्यान से देखो तो इसमें पॉजिटिवली कोagulating आयन केवल एक ही गिवन है, तो आपका आंसर होगा डी, Na प्लस। मतलब चार्ज तो चेक ही नहीं करना पड़ा क्योंकि बाकी तो ना नेगेटिवली आयन है तो उनका वो कोagulate हेल्प करेंगे या कोagulation करेंगे ही। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि जिस कोलाइडल सॉल्यूशन का कोagulation पूछा जा रहा है उसका चार्ज क्या है, तो उसके ऑपोजिट चार्ज से कोagulation होगा। सिंपली चार्ज हायर देख के आंसर नहीं मारना होता, ठीक है। एडवांस लेवल पे ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा देते हैं क्वेश्चन में क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं कर सकते। अब अगर इसी में दूसरा केस लिया जाए कि आपने अप्रोप्रिएट आईएनसी लिए होते, सपोज करो विद द सेम क्वेश्चन, बस ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं। और अभी यहाँ पे हमने बस इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर मैं चेंज कर दूं फिर से, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इन दिस क्वेश्चन नाउ ऑप्शंस आर विद पॉजिटिव आयंस, so it is let's say Na plus, Al3 plus, and then Mg2 plus, and FeCN6 4 minus. तो आप देखो अब कंपटीशन आ गया। हमारा जो AS2S3 सॉल्व है तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। दिस इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव कोagulating आयन चाहिए होगा। और अगर पॉजिटिव कोagulating आयन चाहिए तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, Al3 प्लस, Mg2 प्लस एंड Na प्लस। तो अब लॉजिक क्या होता है, मोर चार्ज मोर कोagulation पावर, मोर चार्ज मोर कोagulation पावर।
आपकी बार आंसर इसका हो जाएगा ए Al3+i। समझ आई बात आपको? तो पहले सबसे हाँ। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किस आयन से कोऑगुलेशन पॉसिबल है। तो पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन के कोऑगुलेशन के नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होता है, और नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन के कोऑगुलेशन के पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होता है। जब ये चीज इंश्योर हो जाए कि आपके पास अप्रोप्रिएट आयन मिल गया है, तो फिर अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन में कंपटीशन है तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा कोऑगुलेशन पावर कैरी करता है। और इसी में अगर एक और पार्ट अप्लाई कर दे, कोऑगुलेटिंग वैल्यू पूछने लग जाए, तो कोऑगुलेशन पावर का उल्टा होता है कोऑगुलेटिंग वैल्यू। तो एक और क्वेश्चन लिखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, which of the following has highest coagulating value? Which of the following have the highest coagulating value? Which of the following have the highest coagulating value? Which of the following has the highest coagulation value for hydrated ferric oxide salt? तो देखो, अगर हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट बोल दिया आपके बाद, तो ये Fe2O3.XH2O का केस हो गया। हाइड्रेटेड सॉल्ट लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन सॉल्यूशन हो गया आपकी बार, तो अब नेगेटिव आयन से कोगुलेशन होगा। आपकी बार ऑप्शन लिखते हैं, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन और FeCl6 4-. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन सॉल्ट है, वो आपका कैसा सॉल्ट हो गया? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट सॉल्ट है, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन सॉल्यूशन। ये समझ आया कैसे? आपको बताया था Fe2O3.XH2O पे Fe3+ आयन एडसॉर्ब होगा, क्योंकि वाटर OH माइनस देगा, वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, Fe3+ आयन एक्सेस में होगा तो वही आयन एडसॉर्ब करेगा। तो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट बनेगा उसमें Fe3+ आयन एडसॉर्ब होगा, सो इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन जो है, तो आपको नेगेटिव जो है वो कोगुलेटिंग आयन चाहिए होगा। नेगेटिव कोगुलेटिंग आयन चाहिए होगा आपको। अगर नेगेटिव कोगुलेटिंग आयन चाहिए होगा तो इस लिस्ट में से नेगेटिव कोगुलेटिंग आयन देखो सभी दिए हुए। तो अगर हम यहाँ पे कोगुलेशन पावर लिखेंगे, तो कोगुलेशन पावर का ऑर्डर तो होगा FeCl6 4- सबसे ज्यादा, क्योंकि इस पे 4- चार्ज है, मोर चार्ज मोर कोगुलेशन पावर होता है, तो इसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद फॉस्फेट आयन, उसके बाद सल्फेट आयन और लास्ट में क्लोराइड आयन। अब कोगुलेटिंग वैल्यू इसका ऑपोजिट होती है, तो अगर कोगुलेटिंग वैल्यू लिखेंगे, कोगुलेटिंग वैल्यू विल बी हाईएस्ट फॉर क्लोराइड आयन, then it is for sulfate ion, then it is for phosphate ion, and then it is FeCl6 4-. तो उसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। और आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होता है, इनका पार्टिकल साइज क्लोज टू 2 सोल्यूशन ही रहता है। तो ये अपने डिस्पर्सन मीडियम के साथ बहुत हाईली सॉल्वेटेड स्टेट में रहते हैं। तो अगर इनका कोगुलेशन कराना होता है तो केवल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोगुलेशन नहीं होता है, इनका कोगुलेशन कराने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ सुइटेबल सॉल्वेंट भी यूज करना पड़ता है। तो उसकी कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे,
write down lyophilic colloids are generally stable. 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 Hence, for their coagulation, along with adding an electrolyte, suitable solvents are also added up. Suitable solvents are also added up. ये बात समझ में आई? तो लायोफोबिक कोलाइड्स में अगर आपने केवल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो भी कोगुलेशन हो जाता है, बट लायोफिलिक कोलाइड्स के केस में केवल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोगुलेशन नहीं होता है. तो इनके कोगुलेशन के लिए आपको अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे अगर आप एग्जांपल से लिखें तो कोई भी हाइड्रोफिलिक कोलाइड होगा, अगर उसका कोगुलेशन कराना होगा तो उसमें हम अल्कोहल या एसीटोन ऐड करते हैं अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोलाइट, तब उसका कोगुलेशन होता है. जो अल्कोहल या एसीटोन होता है वो डिहाइड्रेट करने में हेल्प करता है, तो कोगुलेशन पॉसिबल होता है. अगर आपका इसका एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल लिख लीजिए. लाइक फॉर कोगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट. हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई आइडियल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा. सो फॉर कोगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट वी ऐड अल्कोहल और एसीटोन along with electrolyte. तो केवल इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन नहीं होता है इसका, तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ आपको सुटेबल सॉल्वेंट भी यूज करना पड़ेगा. तो जैसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड है तो उसको हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो वो वाटर से कम अफिनिटी कैरी करेंगे डिस्पर्स फेज के साथ, तो कोगुलेशन पॉसिबल है. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. टाइटल लिखिए प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स तो आप देखो, आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं लायोफोबिक सॉल्ट के रिस्पेक्ट में. तो स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो लायोफोबिक सॉल्ट्स को बताया था कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट्स ऐड करते हैं, तो लायोफोबिक सॉल्ट्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो उनके लिए टेक्निकल टर्म होता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. तो इसको जरा हाईलाइट करना सबसे पहले. तो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा कि लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स. ये पॉइंट तो आपको पहले ही बता चुका हूँ और उसका रीजन भी देखो यहाँ पे मेंशन है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड. एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड मतलब जो उसका डिस्पर्जन मीडियम है वो पूरा कवर करके रखता है लायोफिलिक फॉर्म को, तो वो उसके इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने ही नहीं देता है. तो ये चीज देखो आगे लिखी है, दैट इज कोलाइडेड पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय अ शीट ऑफ लिक्विड इन व्हिच दे आर डिस्पर्स्ड. यानी लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर जो उसका डिस्पर्जन मीडियम होता है तो डिस्पर्स फेज को बहुत स्ट्रांगली कवर करके रखता है. तो डिस्पर्स फेज जो होती है वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ पाती है, इससे इनका कोगुलेशन डिफिकल्ट होता है. तो अगर कोगुलेट कराना भी होता है तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है कि पहले आपको सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करना है सो दैट जो ये कांटेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है ब्रेक हो, फिर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो कोगुलेशन पॉसिबल है. ठीक है. अब जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करते हैं.
और ऐसे लायोफिलिक कोलाइड्स जो लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। और उनके स्टेबलाइज करने का तरीका वही होता है जिससे ये खुद स्टेबल है। तो व्हाट दे डू इज कि एक लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो लायोफोबिक कोलाइड की सराउंडिंग में एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे वो फर्दर उसका इलेक्ट्रोलाइट से कांटेक्ट नहीं होने देता है और फिर ये कोलाइड स्टेबलाइज कर जाता है। तो देखो अगले पॉइंट में लिखा है लायोफोबिक कोलाइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइड्स। When a lyophilic salt is added to lyophobic salt, the lyophilic particles forms a layer around lyophobic particle। ये इसके प्रोटेक्ट करने का तरीका हुआ। तो the lyophobic particles forms a layer around lyophobic particles। ये पूरी लेयर बना दी and thus protects the layer from electrolytes। Lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloids। समझ आई बात? तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो है वो लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने में यूज किए जाते हैं। ऐसे लायोफिलिक कोलाइड्स जो लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, और ये स्टेबलाइज कैसे करते हैं? लायोफिलिक कोलाइड जो है वो लायोफोबिक कोलाइड की सराउंडिंग में पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे इसका फर्दर इलेक्ट्रोलाइट से कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता एंड इट बिकम्स स्टेबल। राइट, अब देखो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की प्रोटेक्टिव पावर मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज करी जाती है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो द नेक्स्ट टाइटल गोल्ड नंबर। नेक्स्ट टाइटल इज गोल्ड नंबर। पहले पॉइंट जो याद रखना है क्वेश्चन के एंगल से वो ये है कि गोल्ड नंबर का गोल्ड की प्योरिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम जब भी गोल्ड नंबर का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज करने के हर बार लिख दिया जाता है इट मेजर्स द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो ज़्यादातर लोग जो गैस वर्क कर रहे होते हैं वो आसानी से सवाल गलत कर पाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट दैट देयर इज नो रिलेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड विद गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर का एक्चुअली में जो मतलब है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर मेजर करने से है। पहले पॉइंट में यही लिख लीजिए, राइट डाउन इट इज द measuring unit of protective power of a protective colloid। Write down it is a measuring unit, it is a measuring unit of protective power of a protective colloid। तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं उनकी जो प्रोटेक्टिव पावर है उसको अगर कंपैरेटिव मेजर करना हो कि कौन सा लायोफिलिक सॉल्ट ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है या कौन सा लायोफिलिक सॉल्ट कम स्टेबलाइज कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। इट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ आएगा। दूसरा पॉइंट जो याद करना है कि जिस भी सब्सटेंस का गोल्ड नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम होगी। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीएच स्केल मेजर करते थे, पीएच जो है वो एच प्लस मेजर करने की यूनिट होती है, बट पीएच जितना ज्यादा होता है एच प्लस उतना कम होता है। सो रिलेटेड टू दैट गोल्ड नंबर इज देयर, गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम होगी। अपने पॉइंट में लिख लीजिए, हायर द गोल्ड नंबर लेसर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। हायर द गोल्ड नंबर, higher the gold number, lesser will be the protective power, higher the gold number, lesser will be the protective power of protective colloid। तो जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, अब गोल्ड नंबर डिफाइन कैसे करते हैं वो टर्म लिख लीजिए। तो दो पॉइंट समझ गए, गोल्ड नंबर जो है वो किसी भी कोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर मेजर करने की यूनिट है। दूसरा रिवर्स यूनिट है, प्रोटेक्टिव पावर जितनी ज्यादा होगी गोल्ड नंबर उतना कम, गोल्ड नंबर जितना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम। ठीक है, अब अगर एक्चुअली में गोल्ड नंबर का न्यूमेरिकल पार्ट जाना हो कि भाई कैसे इसको मेजर करते हैं,
तो उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सीधे सीधे. So write down gold number is defined as number of milligrams of protective colloid defined as the number of milligrams of protective colloid number of milligrams of protective colloid that will just prevent the precipitation of, वैसे को आप कोगुलेशन भी लिख सकते हो, that will just prevent the precipitation, वैसे को कोगुलेशन भी लिख सकते हो, of 10 ml of red gold salt या 10 ml of gold salt, 10 ml of gold salt, 10 ml of gold salt on addition of 1 ml 10% NaCl solution, on addition of 1 ml 10% NaCl solution. ठीक है. उसके बाद देखिए दो टिपिकल एग्जांपल हम लोग याद कर लेते हैं, एक जिलेटिन और एक स्टार्च. तो जो जिलेटिन है इसका गोल्ड नंबर जो है तो 0.005 से 0.01 के बीच में होता है. उसका गोल्ड नंबर कम है तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर हायर होगी, तो हायर प्रोटेक्टिव पावर. और एक काम याद रखते हैं, स्टार्च. स्टार्च का गोल्ड नंबर जो होता है वो जनरली 25 से 50 के बीच होता है, एंड दिस इज हैविंग लेसर प्रोटेक्टिव पावर. तो गोल्ड नंबर ज्यादा, प्रोटेक्टिव पावर कम, गोल्ड नंबर कम, प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा. ठीक है. अब देखो एक और मेजरिंग यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं हम, तो सबसे कॉमन यूनिट तो यही है जो मैंने आपको अभी बताई, गोल्ड नंबर. तो कभी कभी यहाँ पे एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्गो रूबिन नंबर. अब ये डायरेक्ट तो नहीं पूछा जा सकता, बट पैराग्राफ के फॉर्म में अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पहचानना आना चाहिए, इसलिए आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ. तो दूसरी यूनिट जो इसकी प्रोटेक्टिव पावर मेजर करने के लिए लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्गो रूबिन नंबर. तो लिख लीजिए कॉन्गो रूबिन नंबर. Write down. It is also a measuring unit. It is also a measuring unit. It is also a measuring unit of protective power, of protective power of protective bullets इसको डिफाइन करने की बस टेक्निक बता दूंगा, और उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. गोल्ड नंबर तो याद रखना. कॉन्गो रूबिन नंबर डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अपने कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, बट चूंकि गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट है तो दूसरा फॉर्म भी पूछा जा सकता है. तो पैराग्राफ के फॉर्म में अगर इसकी डेफिनेशन लिख के दे दी जाएगी तो फिर आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो इसलिए डेफिनेशन लर्न करना रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी बता देता हूँ. सो राइट डाउन. it is the amount of
It is the amount of protective colloid in milligram which prevents the color change in which prevents the color change in 100 ml of 0.01% Congo Ruben dye, which prevents the color change of 100 ml of 0.01% Congo Ruben dye solution to which 0.16 gram equivalent of KCl are added. 0.16 gram equivalent of KCl are added. तो 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई में अगर हमने 0.16% ग्राम इक्विवेलेंट KCl ऐड किया और उसके बाद भी एक प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करने से कोगुलेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्गो रूबिन नंबर। ये भी प्रोटेक्टिव पावर मेजर करने की यूनिट है जस्ट लाइक गोल्ड नंबर। सो नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे इमल्शन। तो नेक्स्ट हम लिखिए इमल्शंस। इमल्शन के बारे में आपको पहले ही बताया कोलाइडल सॉल्यूशन होता है लिक्विड डिस्पर्स एंड लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट वन इज इमल्शंस। इमल्शन बोलते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड एंड लिक्विड स्टेट। तो कोलाइडल solution of liquid dispersed in liquid colloidal solution of liquid dispersed in liquid is emulsion। इसको बोलते हैं emulsion। अब दो तरीके के emulsions होते हैं, एक ऑयल एंड वाटर टाइप, दूसरा वाटर एंड ऑयल टाइप। तो एक ऐसा होगा जिसमें ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर होगा, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, उसको हम लोग ऑयल एंड वाटर टाइप बोलते हैं, तो ऑब्लिक डब्ल्यू लिखा जाता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे तो इट इज मिल्क एंड वार्निशिंग क्रीम। और दूसरे टाइप का जो कोलॉइड होता है दैट इज वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। सो दिस इज डब्ल्यू ऑब्लिक ओ टाइप। इसका एग्जांपल लिखेंगे तो बटर एंड क्रीम। ठीक है, दो तरीके के इमल्शन हो गए, एक ऑयल एंड वाटर, एक वाटर एंड ऑयल। अब जनरली जो है इमल्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होते, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उनको हम लोग एमल्सीफायर्स या एमल्सीफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। तो आप लोग यही लिख लीजिए, सब्सटेंसेस यूज टू स्टेबलाइज इमल्शंस, substances used to stabilize emulsions are known as emulsifiers or emulsifying agents, are known as
emulsifiers or emulsifying agents are known as emulsifiers or emulsifying agents. तो सेगमेंट से नॉर्मली शॉर्ट नोट या एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ एग्जाम में. तो आर नोन एज emulsifying agents और emulsifiers. अब इनके टिपिकल एग्जाम्पल लिख लीजिए. तो सबसे पहला टाइप है ऑयल इन वाटर. इस टाइप का जो emulsifying एजेंट होता है वो होता है प्रोटीन, गम्स, नेचुरल सिंथेटिक सोप्स. सो emulsifying emulsifying एजेंट जो हुए यहाँ पे तो emulsifying agent for oil and water types are proteins, gums, natural and synthetic soaps. दूसरे टाइप का जो कोलॉइड है दिस इज वाटर इन ऑयल टाइप. इस केस में जो emulsifying एजेंट्स होते हैं होते हैं हैवी मेटल्स, salts of fatty acids, salts of fatty acids, heavy metals, salts of fatty acids, long chain alcohol and lamp black. Long chain alcohols and lamp black. Salts of fatty acids, long chain alcohols and lamp black. तो इस सेगमेंट से नॉर्मली डेफिनेशन या शॉर्ट नोट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो एकदम क्लियरली याद रखना है इमल्शन क्या होता है, इमल्शन के दो टाइप, दो एग्जांपल्स, और उन इमल्शंस को स्टेबलाइज करने के अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर बोथ द टाइप्स. यही कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके बाद देखो कोलॉइड्स के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और उनके एप्लीकेशन पार्ट पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं. कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं. उसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन जो हमें लिखना है दैट इज स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड FeCl3 सॉल्यूशन. अब चाहो तो लिख लो एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स. नेक्स्ट टाइटल लिखना है तो एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स. कॉमन कोलॉइड्स जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स या इनके कुछ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो बहुत कॉमन है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, वो आपको बता रहा हूँ. उनको कई बड़े क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे अगर बिल्कुल पहले बेसिक्स से बताऊं तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये आपको लाइट एंड फिनोमेनन से एक्सप्लेन करेंगे.
fog, mist and rain, rain, smoke, cloud, ये सब आपके फ्लूइड्स के टाइप्स हैं। तो फॉग, मिस्ट, रेन, स्मोक, क्लाउड, ये सब फाइव सेगमेंट जो है वो फ्लूइड्स का टाइप है। उसके बाद फूड आर्टिकल्स में भी अगर आप देखेंगे तो जैम, उसमें जैसे फूड आर्टिकल्स में कैटेगरी में देखो तो मिल्क, बटर, आइसक्रीम्स, आइसक्रीम बनाने में नॉर्मली इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। तो आइसक्रीम्स या फ्रूट जैम, फ्रूट जूसेस, जेलीज, जैम्स, ये सब इसी कैटेगरी में है। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स है जो यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद और टिपिकल एग्जांपल्स बताओ तो जैसे सॉइल है, इसके बाद प्लेन वाटर है, ये सब फ्लूइड्स के टाइप है। इसके बाद आप पेंट देख सकते हो, कितने टाइप के पेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, इसी में और अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप पेंट वाला एग्जाम्पल लिखो। जितने भी टाइप के पेंट्स हैं वो सब कोलाइडल फॉर्म में आते हैं। इंक जितनी भी है वो सब कोलाइडल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद रबर का जो लेटेक्स होता है दैट इज ऑल्सो कोलाइडल फॉर्म। ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग कोलाइड्स में नॉर्मली यूज करते हैं, या कोलाइडल फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसमें से अगला एग्जाम्पल जो हम लोग लिखना है दैट इज स्टिप्टिक एक्शन ऑफ, एकदम लिखते हैं स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग स्टिप्टिक एक्शन ऑफ स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको देखो बताया हुआ था मैंने कि जो ब्लड होता है वो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड है। ब्लड जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड है। तो अब अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे और आप ब्लड का क्लॉट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोगुलेशन किससे होगा? पॉजिटिव चार्ज से। तो इस प्रोसेस के लिए Fe3+ और Al3+ जो है कि हायर कोगुलेशन पावर होगी क्योंकि चार्ज ज्यादा है, इस वजह से इसका स्टिप्टिक एक्शन काम करेगा। ठीक है, तो ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फॉर या इसमें से ले सकते हैं, तो ब्लड फॉर्म्स अ clot, blood forms a clot
ड्यू टू कोगुलेशन, ठीक है। और इसमें जो Al3+ आयन है एंड Fe3+ आयन है, इनकी हायर कोगुलेशन पावर है, हैव हायर चार्ज hence higher coagulation power, higher charge hence higher coagulation power। समझ में आया? ब्लड आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका क्लॉट बनाने का जो प्रोसेस है वो कोगुलेशन है। तो आपको बताया था नेगेटिवली चार्ज कोलाइड के लिए कोगुलेट कराने के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन रिक्वायर्ड होता है, और उस पॉजिटिवली चार्ज आयन का अगर Al3+ या Fe3+ आयन यूज करेंगे तो उनके हायर चार्ज होने की वजह से आसानी से कोगुलेशन होगा, ठीक है। इसी में अगर अगला एप्लीकेशन लिखें हम लोग, दिस इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट हम लिखें क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लीनिंग एक्शन ऑफ soaps and detergents। Cleaning action of soaps and detergents। ओके, अब देखो उसको मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। अब देखो लेफ्ट साइड में फर्स्ट डायग्राम में एक ग्रीस ऑन क्लॉथ दिखाया गया है। उसका जो सोप्स होते हैं उसमें स्टेरेट आयन जो है वो उसका ऑर्गेनिक पार्ट, ग्रीस जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वाटर सॉल्युबल होता तो ऐसे ही क्लीनिंग हो जाती, बट वाटर सॉल्युबल नहीं है इसलिए आसानी से क्लीनिंग नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जो स्टेरेट आयन है उसने अपने आप को क्या करा, जो उसका ऑर्गेनिक पार्ट है उसकी एफिनिटी ग्रीस से ज्यादा होगी, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट का कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैंने बताया था कि ये ऐसे हायर फैटी एसिड्स के केसेस होते हैं जिसमें CO- या SO3- ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ग्रीस के लिए अट्रैक्टेंट की तरह काम करेगा। तो उसने देखो क्या करा हुआ है कि देखो ग्रीस के साथ वो पूरी कार्बन चेन अंदर इंसर्ट हो गई और उसके सर्कमफ्रेंस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने CMC से ज्यादा कर दी तो ये मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। और मिसेल फॉर्मेशन में देखो थर्ड डायग्राम में जो बनाया हुआ है, तो जो ग्रीस है वो बीच में आ गई पूरी पूरी स्फीयर के, और जो सराउंडिंग में माइनस चार्ज आया वो वाटर अट्रैक्टेंट है, ये क्लोथ से निकल के वाटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट जो है ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स। तो वर्क्स या एक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स। क्लीनिंग एक्शन टेक्स प्लेस, समझ गए ना लॉजिक? क्लीनिंग एक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेसल फॉर्मेशन। तो जो वेसल बनेगी उसके बीच में जो स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है उसमें ग्रीस पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगी, और फिर जो बाहर सर्कमफ्रेंस में माइनस चार्ज है वो वाटर अट्रैक्टेंट है, तो आसानी से क्लोथ से निकल के वाटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ग्रीस इज वाटर इनसॉल्युबल, बट जो आपका ग्रीस जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, बट जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो अट्रैक्टेंट होगा, तो ये आसानी से मिसेल फॉर्मेशन करेगा
और उसकी वजह से इसका क्लीनिंग एक्शन वर्कआउट करेगा। समझ गए? इसका अगला एप्लीकेशन हो गया। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा या डेल्टा फॉर्मेशन लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो नॉर्मली डेल्टा फॉर्मेशन वहां पे होता है जहाँ पे रिवर वाटर जो है वो सी वाटर से कनेक्ट होता है। तो जो रिवर वाटर होता है एक्चुअली में वो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले होता है। तो जो रिवर वाटर है हमारे लिए, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्ले का, और सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सी वाटर कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट आएगा, क्या होगा? प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन। तो उससे डेल्टा फॉर्मेशन होगा। ज्योग्राफी में इसी को सेडिमेंटेशन बोलने लगते हैं। तो जहाँ पे भी रिवर वाटर सी वाटर से मीट करेगा वहाँ पे कोगुलेशन होगा, उससे डेल्टा फॉर्मेशन होगा। You can write hence when river water meets sea water, coagulation takes place. Coagulation takes place, resulting in formation of delta. Resulting in formation of delta. Resulting in formation of delta. ठीक है? ओके, ये भी इसका टिपिकल एप्लीकेशन हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो लिखेंगे, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? रिवर में जो रिवर वाटर के अंदर जो क्ले है उसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन है, सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों जहाँ पे क्लब होंगे वहाँ पे कोलाइडल फॉर्म जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगी, तो कोगुलेशन की वजह से आपका डेल्टा फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट केस लिखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। तो नॉर्मली जो इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, तब एनवायरनमेंट में ऐड करना चाहिए। आइडियल प्रोसीजर यही है। तो वो स्मोक जो होता है उसका जो पार्टिकल जो एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट करा देते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर्स में। उसको कॉन्सेप्ट क्या है कि स्मोक जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसको एक ऐसे चेम्बर में पास करा दें जो उसके ऑपोजिट चार्ज प्लेट कैरी कर रहा हो, तो वहाँ से स्मोक पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिससे कि स्मोक में जितना बड़ा पार्टिकल साइज था जो एयर को मेजरली पॉल्यूट कर सकता था वो रिमूव हो जाता है, और फिर जो बची हुई गैसेज है उसको एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। उसमें भी सेम लॉजिक है, ऑपोजिट चार्ज लेयर्स के साथ प्रेसिपिटेशन करा देते हैं। समझ गया? मतलब ऑप्शन लिख लीजिए, स्मोक। स्मोक आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसको हम लोग पास करते हैं, पास थ्रू smoke is passed through a chamber containing
pass through a chamber containing opposite charge plates. इसका आउटकम होता है leads to the precipitation of smoke. Opposite charge plates which leads to the precipitation of smoke. तो जितना पार्टिकल फॉर्म स्मोक के अंदर था वो सब प्रेसिपिटेट कर जाएगा, केवल जो गैसियस फेज बचेगी वो हम लोग सीधे एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक. ठीक है. इसके बाद बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कोलाइडल फॉर्म की होती हैं, जिनको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं. तो उनके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, मैं लिखवा देता हूँ आपको. अगला एप्लीकेशन लिखेंगे मेडिसिन. ठीक है. तो मेडिसिन में देखो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कोलाइडल स्टेट्स में मिलती है. मैं उनके टिपिकल एग्जांपल्स बस लिखे देता हूँ, आप फटाफट लिखो बस. तो मेडिसिन में देखो सबसे पहले होता है आर्जिरॉल. जो होता है वो एक सिल्वर सॉल्ट होता है जो आई लोशन की तरह यूज होता है. आर्जिरॉल जो है ये एक्चुअली में सिल्वर सॉल्ट होता है, इसको हम लोग आई लोशन की तरह यूज करते हैं. एक मेडिसिन. दूसरा जो कोलाइडल एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग कालाजार के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज कोलाइडल एंटीबॉडी. कोलाइडल एंटीबॉडी होता है ये ड्यूरिंग कालाजार. इसका जो कोलाइडल गोल्ड होता है इसको इंटरमस्कुलर इंजेक्शन में यूज करते हैं. कोलाइडल गोल्ड is used for intramuscular injection. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो इमल्शन होता है, वो स्टमक डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेटर टू से एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक इमल्शन होता है, इसको यूज करते हैं स्टमक डिसऑर्डर्स के केस में. अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं. ठीक है. ये सब कॉमन मेडिसिन से यूज होती है. और कोलाइडल फॉर्म में मेडिसिन यूज करने का जो प्राइमरी एम है वो ये है कि कोलॉइड्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. ठीक है. इसके बाद अगर इसी में चाहो तो देखो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग यही प्रोसेस यूज करते हैं. प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में एलएम यूज किया जाता है. प्यूरिफिकेशन ये भी प्रेसिपिटेशन की पार्ट है ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मतलब आज के टाइम में तो सब आरओ यूज करते हैं, अब ये टेक्निक आउटडेटेड हो गई एक तरीके से. तो फिर भी अगर सबसे सस्ता तरीका पानी को प्यूरिफाई करने का समझते हैं तो दिस इज वन अमंग देम. प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग एलएम यूज करते हैं. नेचुरल सोर्सेज से जो वाटर होता है उसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है और उनको कोगुलेट कराने के लिए हम लोग नॉर्मली एलएम यूज करते हैं.
तो उसमें केवल एग्जांपल लिख लो, एलएम इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, एलएम इज यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। तो जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है उनको कोगुलेट कराने के लिए हम लोग एलएम यूज कर लेते हैं, तो वाटर प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर लिखना है तो दैट इज फॉर टैनिंग इंडस्ट्री। तो लेदर होता है, तो लेदर बनाते टाइम जो एनिमल हाइड्स होती है वो भी एक कोलाइडल नेचर की होती है, ठीक है ना। तो उसकी हार्डनिंग करने के लिए भी हम लोग कोलाइडल से ही एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो अगला फॉर्म लिखना है, नेक्स्ट फॉर्म लिखिए टैनिंग। तो टैनिंग के केस में जो एनिमल हाइड्स होती है वो कोलाइडल नेचर की होती है। ठीक है, सो और उसको टेनिन के साथ शोक कराते हैं। तो नॉर्मली जो एनिमल हाइड्स होती है जो नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसको शोक विद टेनिन कराते हैं, उसमें तो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल साइड किया जाता है, तो म्यूचुअल कोगुलेशन होता है और इसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ लेदर हो जाती है, और इसी को हम लोग टेनिन बोलते हैं। ठीक है, तो टैनिंग जो होती है वो बेसिकली आपने कई बार सुना होगा टैनरी यूज होती है, उस प्रोसेस में क्रोमियम सॉल्ट्स कॉमनली यूज करते हैं। तो अगर इसको समझना है, इसको बेसिकली ये म्यूचुअल कोगुलेशन का एप्लीकेशन है। तो आपने एनिमल हाइड लिया और उसके साथ टैनिन ऐड किया, तो ये अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो इससे म्यूचुअल कोगुलेशन हुआ और इस म्यूचुअल कोगुलेशन से हार्डनिंग ऑफ लेदर होता है। तो जो हार्डनिंग ऑफ लेदर का कॉन्सेप्ट है वो म्यूचुअल कोगुलेशन के फिनोमिनन पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमारी हाइट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें टेनिन में जो सब्सटेंस ऐड किया वो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से म्यूचुअल कोगुलेशन हुआ और लेदर हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो याद कर लीजिए, क्रोमियम सॉल्ट जो है यूज करे जाते हैं इस प्रोसेस के लिए। सो क्रोमियम salts are used for chromium salts are used in place of tannin. Chromium salts are also used in place of tannin. अगर tannin नहीं यूज करना होता है तो क्रोमियम सॉल्ट्स यूज कर लिया जाता है। लॉजिक सेम है, म्यूचुअल कोगुलेशन कराना है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन और लिख लीजिए, विच इज द लास्ट वन। अब ऑल्दो देखो फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स अब नहीं यूज होती, आउटडेटेड फिनोमिनन हो गया, करंट टाइम में सब डिजिटल कैमरा यूज करते हैं। तो फिर भी अगर हमें फाइनली फोटो जो फोटोग्राफिक फिल्म से बनाते थे उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कोलाइडल फिनोमिनन। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। तो रूटीन फोटोग्राफी में तो ये काम बंद हो गया है, तो कभी भी जो
एक्सरेज होते हैं, उन सब में अभी भी इसको यूज करना पड़ता है. सो फोटोग्राफी प्लेट्स एंड फिल्म्स आर prepared by coating of emulsion of light sensitive silver bromide in the gelatin over the glass plate or cellulite films. बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो इमल्शन का है. ये जितनी भी फिल्म्स बनाई जाती हैं उनकी प्रिपरेशन में जो सब्सटेंस यूज हो रहा है वो कोलाइडल फॉर्म है. इसका बस कॉन्सेप्ट लिख लीजिए केवल, prepared by coating an emulsion of the light sensitive silver bromide in gelatin. The light sensitive silver bromide in gelatin. आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जिलेटिन है वो स्टेबलाइजेशन के यूज हो रहा होगा. Over glass plate or celluloid plates. Over glass plates or celluloid films. ये जो अपनी प्लेट बनेगी इसको हम लोग फोटोग्राफी के पर्पज से यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो these are some typical examples of colloidals and their applications जो हम लोग commonly यूज करते हैं. तो ध्यान से नोट कर लीजिए. And this completes your video.